नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में हाल ही में लोकार्पित ऐतिहासिक 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा सवालों के घेरे में आ गई है। शिव प्रतिमा के आंतरिक विभाग में शोरूम के साथ सीढ़ियां और लिफ्ट लगाई गई है, जिससे गुजरकर शिव प्रतिमा की चोटी पर खड़े होकर नाथद्वारा शहर को देख रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के जूते पहनकर भी शिव प्रतिमा की चोटी पर चढ़ने को लेकर संतों ने कई सवाल उठाए हैं। शिव प्रतिमा के सिर पर जूते ले जाने को संत समाज भगवान शिव का अपमान बता रहे हैं। संतों का कहना है कि सनातन धर्म और शास्त्रों के मुताबिक किसी भी मंदिर में देवी देवता या ईश्वर की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का महोत्सव वैदिक रीति रिवाज से किया जाता है। फिर सनातन हिंदू धर्म के तहत नियमित सेवा पूजा की जाती है। संत दर्शन मेवाड़ मंडल के अध्यक्ष हरिनाथ सरसोनिया ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों के तहत किसी भी मंदिर या मूर्ति के समक्ष जूते, चप्पल या चमड़े की वस्तु के साथ नजदीक जाना ही वर्जित है। शिव स्वरूप को मान लिया तो उसके अंदर लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। संतों सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों का जिक्र करते हुए ऐतिहासिक शिव प्रतिमा में लोगों का प्रवेश बंद करने की बात कही है। अयोध्या की प्रसिद्ध प्राचीन 14 कोसी परिक्रमा श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ पूरा कर रहे हैं। परिक्रमा पथ पर लाखों श्रद्धालुओं के पग चल रहे हैं। आस्था की डगर पर लगभग 15 से 20 लाख श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। अक्षय नवमी के शुभ मुहूर्त पर ये परिक्रमा शुरू होती है। ये परिक्रमा लगभग 45 किलोमीटर की परिधि में अयोध्या धाम और फैजाबाद शहर को लेकर चलती है। अयोध्या समेत आसपास के पड़ोसी जनपद और दूर दराज क्षेत्र के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर 14 कोसी परिक्रमा करते हैं। प्रशासन ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की, लेकिन 14 कोसी परिक्रमा ने हनुमान गुफा में अचानक भीड़ के दबाव के कारण अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को श्री राम अस्पताल अयोध्या ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया और गंभीर रूप से घायल 5 महिलाओं को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर होने के कारण लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दीपावली के 11वें दिन मनाए जाने वाले इगास पर्व पर इस बार भी लोक संस्कृति की छटा दिखेगी। देहरादून से लेकर पहाड़ के हर कोने में इगास, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल की रौनक दिखेगी, जिसमें कई सामाजिक संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 2019 में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास को गांव से जोड़ने की पहल की। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए पिछले 2 सालों से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी है। इस बार इगास बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इस दिन लोग घरों को साफ कर पकवान बनाते हैं और देवी देवताओं के साथ ही अपने पशुधन की पूजन करते हैं। रात के समय वे भैलो खेलते हैं। इस पर्व में पटाखों का इस्तेमाल नहीं होता है। मान्यता है कि भगवान राम के लंका विजय की खबर गढ़वाल में 11 दिन बाद मिली तो लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। वहीं दूसरी मान्यता है कि गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ युद्ध जीत कर वापस लौट आए, तो इसी खुशी में दिवाली मनाई गई। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की आबोहवा जस की तस जहरीली बनी हुई है। इसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बुधवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली से सटे एनसीआर के हालात भी अच्छे नहीं है। नोएडा का हाल दिल्ली से भी बदतर बना हुआ है। सफर के मुताबिक बुधवार को यहां AQI 428 दर्ज किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में AQI 364 दर्ज हुआ और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरेंसिक एंड रिसर्च के अनुसार हवाएं उत्तर पश्चिमी हो गई हैं, जिसकी वजह से पराली का धुआं राजधानी दिल्ली पहुंच रहा है। सुबह के समय दिल्ली में धुंध और स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है। वहीं फिलहाल इससे राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। तमिलनाडु में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी चेन्नई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यातायात पूरी तरह से चरमरा गया है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद चेन्नई के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है। जल भराव और बारिश के चलते चेन्नई समेत कई राज्यों के स्कूल और कॉलेज बुधवार को भी बंद रहे। हालात ये है कि लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। मंगलवार रात से ही बारिश से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने चेन्नई,
गलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बता दें कि मंगलवार को चेन्नई में 8.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद चेन्नई में बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश को देखते हुए 2 मेट्रो को बंद कर दिया गया है और शहर में ट्रैफिक जाम और वाहनों की धीमी आवाजाही भी देखने को मिल रही है। पहाड़ी राज्यों में मौसम ने एकाएक करवट ली है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में चियालेक से लिपुलेक तक हिमपात हो रहा है। व्यास घाटी के गांव में मौसम का पहला हिमपात हुआ। मुनस्यारी के नाचनी क्षेत्र में भीषण ओलावृष्टि हुई, जिससे सब्जियों और फलदार पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिले में पिछले 1 हफ्ते से मौसम साफ था। वहीं ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई है। उधर गढ़वाल मंडल के बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नंदा देवी पर्वत के साथ नर नारायण पर्वत, नीलकंठ पर्वत की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। ठंड बढ़ने से 6 नवंबर से सभी गांव के लोग निचली घाटी की ओर लौटना शुरू करेंगे। कोचिंग नगरी में एक युवा भावी दंपत्ति ने शादी के फेरे के पहले नेत्रदान का संकल्प लेकर एक मिसाल कायम की। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी के निमंत्रण के साथ लोगों को संकल्प पत्र भी भेजा। मांगरोल निवासी मयंक राठौड़ और उनकी होने वाली पत्नी मीना राठौड़ ने सामूहिक रूप से नेत्रदान का संकल्प लिया और करीब 40 और लोगों से नेत्रदान के संकल्प पत्र भरवाए। दोनों ने तय किया कि शादी समारोह के दौरान भी सामूहिक रूप से नेत्रदान का संकल्प लेंगे। माता पिता बच्चों के इस निर्णय से काफी खुश हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि विवाह समारोह के बाद इस विषय पर पूरी जानकारी लेकर दोनों पति पत्नी भी नेत्रदान का संकल्प पत्र भरेंगे। मांगरोल निवासी मयंक राठौड़ काफी समय से संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर नेत्रदान, अंगदान और देहदान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ ही कई लोगों का नेत्रदान भी करवाया। अब 4 नवंबर को अपने विवाह समारोह में नेत्रदान जागरूकता शिविर का आयोजन करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। पहले महिलाओं को चावल दाल पोषाहार के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंचाया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इन महिलाओं को रेडी मिक्स पोषाहार देना शुरू किया है, जिसमें दावा ये है कि महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा। लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में पोषण की जगह कीड़े, झल्लियां और कंकर निकल रहे हैं। हालात यह है कि महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार के पैकेट पर उत्पादन की तिथि तो अंकित है, लेकिन उसके एक्सपायर डेट को लेकर किसी तरह का कोई अंकन नहीं किया गया है। महिलाओं का कहना है कि उनको दिया जाने वाला पोषाहार जानवर तक नहीं खा रहे हैं। हालात यह है कि महिलाएं सीधे तौर पर इस पोषाहार को लेने से मना कर रही हैं। इस तरीके से जो भी शिकायत हमारे पास आ रही है, हम उसका निस्तारण करवा रहे हैं। जो भी सप्लायर है उनसे बात करके जो भी इस तरीके के पैकेट आते हैं उनको रखवा देते हैं और जो सप्लायर है वो उसको बदल के जाता है। ड्रोन का उपयोग फिल्म इंडस्ट्री और सिक्योरिटी, आपदा रेस्क्यू के साथ घरों में होने वाले छोटे बड़े प्रोग्रामों में देखने को मिलता है और आज के दौर में लाइसेंसी ड्रोन चलाने वालों की भी कमी देखने को मिलती है। और अब ड्रोन को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी ITDA उत्तराखंड के हर जिले में एक ड्रोन स्कूल खोलने जा रही है, जिसमें युवाओं के लिए स्कूल खोल ड्रोन प्रशिक्षण की कक्षाएं दी जाएंगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत ऋषिकेश के IDPL स्कूल से शुरू होगी। इसके बाद अन्य जगहों में व्यवस्था के मुताबिक ड्रोन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल वर्तमान में ड्रोन स्पेशलिस्ट मास्टर की ट्रेनिंग चल रही है, जिनके द्वारा आगे का कार्य संचालित किया जाएगा। 18 साल से ऊपर पॉलिटेक्निक और ITI और अन्य छात्रों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कफन इंसान के मरने के बाद जिस कपड़े को उड़ाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन बालोद जिले में लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। दरअसल मरने के बाद नाते रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले कफन देकर मृत व्यक्ति को अंतिम विदाई देते हैं। बड़ी संख्या में कफन को शव के साथ जलाया जाता है।
इसे देखने के बाद मचौद गांव के लोगों ने एक फैसला किया, जिससे पर्यावरण दूषित होने जैसी समस्या कम होगी। फैसला ये कि क्या उस कफन के कपड़ों का कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता। तय हुआ कि कफन का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा। गांव में तालाब समेत पास के इलाकों में 3200 पेड़ लगाए गए। इन पौधों को अक्सर मवेशी चढ़ जाया करते थे। इनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड बनाया गया। फिर कफन से घेराबंदी। कफन के पतला होने के कारण सूरज की रोशनी भी पौधों तक पूरी मात्रा में पहुंचती है और ये जानवरों से सुरक्षित भी रहता है। ग्रामीण कहते हैं कि कफन को उन्होंने पर्यावरण के लिए कवच बना लिया है। इलाके में इस पहल की खूब चर्चा है। महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से और महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टोंक जिला मुख्यालय पर 5 दिवसीय अमृता हाट मेले का आयोजन किया गया है। मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके द्वारा बनाए गए सामान को बेचने का मौका मिलेगा। मेले का आयोजन जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से किया गया है। इस मेले में प्रदेश भर से 70 महिला सहायता समूह की स्टॉल लगाई गई है। अमृता हाट मेले में स्वयं सहायता समूहों के हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन, मूंग पापड़, दलिया, हींग, अचार, मुरब्बा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, टेरीकोटा, मीनाकारी, नेट की साड़ियाँ, सूट जूट का सामान, काशीदे के सामान और बकरी के दूध से बने उत्पादन के साथ ही शुद्ध देशी गुणवत्ता वाला सामान उपलब्ध है। मेले में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। अमृता हाट बाजार है जिसमें हाथ से बने हुए सभी सामान यहाँ मिलते हैं और जो महिलाएं समूह में जुड़ी हुई है उन्हीं महिलाओं के द्वारा यहाँ मेला लगाया गया है, जहाँ पूरे राजस्थान से दूर दूर से यहाँ समूह आए हुए हैं और ये उत्साह की बात है कि हमारे जिले में एक कार्यक्रम हो रहा है। भागलपुर के खरीक प्रखंड अंतर्गत उस्मानपुर में 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से आए पहलवान ने हिस्सा लिया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कुश्ती प्रतियोगिता में राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवान ने अपना दमखम दिखाया। वह इस कुश्ती प्रतियोगिता को देखने भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दंगल के दौरान पहलवानों ने अपने अपने दांव दिखाए और जमकर एक दूसरे को पटखनी दी। लोग भी पहलवानों की हिम्मत बढ़ाते नजर आए। प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली से आए पहलवानों ने अपने पैतरे दिखाए। खिलाड़ियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से उन्हें आगे बढ़ने की सीख मिलती है। बता दें कि भागलपुर के खरीक में हर साल छठ पूजा के बाद कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां क्षेत्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के पहलवान हिस्सा लेते हैं। में से एक रहा है। आदिवासियों के खान पान, रीति रिवाज, शिल्प शैली, रहन सहन और उनकी परंपराएं, आदिवासी संस्कृति, इसी झलक के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी को ये तस्वीरें दिखा रही है। इसके जरिए आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिनों का ये महोत्सव है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगाड़ा बजाकर किया। इसके बाद देश विदेश के कलाकारों ने मंच पर जलवा बिखेरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समय के बदलाव के साथ जीवन के तौर तरीकों में बदलाव आया है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की परंपरा को बचाए रखने और पूरी दुनिया की आदिम संस्कृति आगे बढ़ाने और उनका संवर्धन करने से है। यूपी के जालौन में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां रात होते ही पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। इस पत्थरबाजी की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई है, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह नगर का है। यहाँ बीते 15 दिनों से मोहल्ले में पत्थरबाजी की घटना हो रही है, जिससे यहाँ के लोग डरे हुए हैं। रात 9 बजे के बाद से लोगों के घरों में पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। घटना से कई लोग घायल हो चुके हैं, साथ ही कई लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। दहशत का आलम यह है कि लोग रात भर घर के बाहर
पहरा देते रहे। इसके बावजूद भी पत्थरबाजी बंद नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि तंत्र मंत्र के कारण यह पत्थरबाजी की घटना हो रही है। लोग रात होते ही तंत्र मंत्र के काम में लग जाते हैं, जिस कारण घरों पर पत्थरबाजी की जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। आधी रात का वक्त हो, बिस्तर पर गहरी नींद में कोई सो रहा हो और उसके साथ रजाई में बैठा हो कोबरा सांप, तब क्या मंजर होगा जरा सोचिए। महज सोचने से ही रूह सिहर उठती है। लेकिन सागर में ठीक ऐसा ही हुआ। सिरोंजा के पेट्रोल पंप इलाके में जब एक शख्स सो रहा था तो उसे रजाई के अंदर कुछ चिकना गुदगुदा सा महसूस हुआ। जब उसने रजाई उठाई तो उसके होश फाख्ता हो गए। उसने आव देखा न ताव रजाई को तुरंत नीचे फेंक दिया। तब तक फन उठाकर कोबरा भी डसने को तैयार हो चुका था। युवक तुरंत कमरे से बाहर निकला और दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे तैसे उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ दहशत में रात काटी। सुबह हुई तो स्नेक कैचर को सूचना दी गई, जिसके बाद सांप को पकड़ा गया और जंगल में छोड़ दिया गया। अब युवक ने राहत की सांस ली है। सिवान के एक घर में सोए हुए लोगों के बीच अजगर निकलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर के लोग अजगर को देखकर शोर मचाने लगे। आवाज सुनकर आस पड़ोस के घरों में मौजूद लोग दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे, जहां 13 फीट लंबे अजगर को देखकर लोगों के होश उड़ गए। स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाते हुए कड़ी मशक्कत से अजगर को पकड़कर बोरे में बांधकर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। ये घटना मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर गांव के अमरूधिया टोला के पास की है। अजगर का वजन लगभग 50 किलो बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि झाड़ियों से निकलकर अजगर अमरूधिया टोला निवासी गोरख राजभर के घर में घुस गया और घर में रखी खटियों के नीचे घुस गया। घर के लोगों ने जब अजगर की फुफकार सुनी तो वे दहशत में आ गए। बाद में जब खटिया के नीचे अजगर को देखा तो वे दंग रह गए, जिसके बाद गाँव वालों ने मिलकर इस अजगर को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। देश में ऐसी कई खूबसूरत और मंत्र मुग्ध करने वाली घाटियां हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इन्हीं लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है अरक्कू घाटी, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। ये घाटी हरे भरे जंगलों, आकर्षक झरनों, खूबसूरत परिदृश्यों और कॉफी बागानों से सुशोभित है। इन्हीं खूबसूरत नजारों को देखने के लिए इन दिनों यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। पर्यटक यहाँ सुबह सुबह पहुंचकर उगते हुए सूरज के साथ तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। सुबह सुबह बादलों से घिरे हुए पहाड़ों को देखकर लगता है कि जैसे किसी परिलोक में हो। अरक्कू घाटी आंध्र प्रदेश का सबसे अधिक देखा जाने वाला हिल स्टेशन है, जो देश भर के पर्यटकों को ट्राइबल संग्रहालय और प्राकृतिक स्थलों के लिए आकर्षित करता है। सर्दियों की दस्तक देने के साथ ही इंसान जहां इससे बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करता है, वहीं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन के प्राधिकरण ने जानवरों को भी ठंड से बचाने के उपाय किए हैं। CWRC ने जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने यहाँ जानवरों के लिए हीटर लगाने के साथ ही कंबल उपलब्ध कराए। इसके साथ ही जानवरों को ठंड न लगे, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन काजीरंगा में 2 हाथी के बच्चे हैं। सर्दियों में हाथियों के बच्चे को गर्म रखने के लिए अधिकारियों ने कंबल उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही घास का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पक्षियों की देखभाल के लिए एक ICU विकसित किया है, जहां तापमान को नियंत्रित रखा जाता है। CWRC के पास 6 हाथी, 2 गैंडे, 1 भैंस, तेंदुआ और कुछ पक्षी हैं। हर साल की तरह इस साल भी मौसम में ठंडक आते ही विदेशी पक्षियों का भारत आना शुरू हो गया है। कोटा के प्रवासी अप्रवासी पक्षियों को खासी रास आ रहे कोटा शहर के तालाब और कोटा शहर का राजपुरा तालाब अप्रवासी पक्षी पेंटेड स्टॉक को बेहद रास आ रहा है। मौसम का मिजाज बदलते ही जलाशयों पर इन परदेसी पक्षियों के आने का क्रम शुरू हो जाता है। स्थानीय पक्षियों ने भी यहाँ पर डेरा डाल रखा है, लेकिन राजपुरा का तालाब इस साल फिर से
विंटेज स्टॉक को बेहद लुभा रहा है। यहाँ पर बन गई है इनकी बस्ती। कोटा से करीब 25 पक्षियों के आने की पुष्टि हुई है। खास बात यह है कि इन दिनों इन पक्षियों के आने से ये इलाका चहक उठा है। 2017 में इन पक्षियों के 150 घोंसले और इतनी ही जोड़े यहाँ आए थे। 2018 में करीब 200 घोंसले और जोड़े थे। 2019 में 275, 2020 में 300 और 2022 के अंदर 300 से ज्यादा इन पक्षियों के घोंसले हैं और अब इनकी एक बस्ती बन चुकी है। पेटरवार प्रखंड के तेनूघाट डैम के किनारे मिर्जापुर गांव में 45 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं। हाथियों के रहने से ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों के झुंड के बोकारो जिले में प्रवेश होने से वह गोमिया, कसमार, जाराडीह में भी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया। हाथियों को ग्रामीण आवाज देकर भगाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। रामगढ़ जिले से सटे इलाके में हाथियों के अचानक आ जाने से लोगों को फसलें बर्बाद होने का भी डर सता रहा है। पहले यह हाथी का झुंड रामगढ़ जिले में विचरण कर रहा था, लेकिन अब इसका प्रवेश पेटरवार प्रखंड के इलाके में हो गया है। हालांकि हाथियों के झुंड ने फसलों को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। हाथियों का झुंड कल से ही पूरे इलाके में विचरण करता देखा गया है। अधिकारी हाथियों को छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर कोई ठोस पहल करता नहीं दिखाई दे रहा। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।